आर चार्जेबल अंडर द सैलरीज और नॉट। पॉइंट नंबर 1, प्रोफेसर। प्रोफेसर कहाँ होते हैं? कॉलेजेस में। तो कॉलेज के अंदर जो भी आपके प्रोफेसर है वो जो भी तो करते हैं, तो किसके अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। नहीं समझ में आया? आई रिपीट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पता है आपको? कॉलेज भी होता है, यूनिवर्सिटी भी होती है। तो ये कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, वहां पे जो प्रोफेसर है, जो लेक्चरर भी बोलते हैं, कई जगह लेक्चरर वर्ड यूज करते हैं और कई जगह प्रोफेसर वर्ड यूज करते हैं। तो जो भी प्रोफेसर है, जैसे मुंबई दिल्ली के अंदर चाहे कल्चर, वहां पे प्रोफेसर वर्ड यूज किया जाता है। चाहे जयपुर के अंदर अपन लेक्चरर बोल देते, फैकल्टी बोल देते, टीचर बोल देते, वॉटेवर। तो टीचर बोलो, फैकल्टी बोलो, प्रोफेसर बोलो, लेक्चरर बोलो, ये कौन है? एम्प्लॉय। किसके एम्प्लॉय? कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो ऑब्वियसली उनको जो भी रेम्यूनरेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलेगा, किस में जाएगा? सैलरी के अंदर जाएगा। अब सुनना बात ध्यान से, जनरली यूनिवर्सिटी में एग्जामिनरशिप फीस अलग से मिलती है। यहाँ पे बेटा यूनिवर्सिटीज होती है, राजस्थान यूनिवर्सिटीज और ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है, वो क्या करती है? एग्जामिनरशिप फीस अलग से आपको देती है। वो एग्जामिनर से फीस जो होती है, जो अलग से दी जाती है, जो आपके सैलरी पैकेज के अंदर कवर्ड नहीं है, वो किसके अंदर जाएगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, क्योंकि नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? आप यदि किसी लेक्चरर को, यदि आप किसी लेक्चरर या टीचर को यदि आप अपॉइंट करते हो, पढ़ाने के लिए अपॉइंट करते हो, वहां की वर्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन के अपॉइंट करते हो, तो जो भी उनको सैलरी मिलेगा वो तो सैलरी के अंदर जाएगा। लेकिन जनरली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे कॉलेज वाले तो उसी सैलरी के अंदर सारा काम करा लेते हैं। यूनिवर्सिटी क्या होती है? यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स अलग हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं? एग्जामिनर से फीस अलग से देते हैं एग्जामिनर के लिए। वो वाली जो फीस आपको जो भी मिलेगी, वो फीस किसमें जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर। जल्दी बताओ बेटा। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टर। थोड़ा सा दिमाग में जोर दो, बना डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आपको याद आ रहा हो, थोड़ा सा याद आ रहा हो, याद आ रहा हो, याद आ रहा हो, एक ही बात को 3 बार बोला मैंने, साथ से याद आएगा। डायरेक्टर वर्ड कहीं था, लिंक किया था मैंने, वापस से लिंक करता हूं। ये डायरेक्टर वर्ड का लिंक है आपके जीएसटी। यहाँ पे बेटा डायरेक्टर अपनी कंपनी को कोई भी सर्विसेज यदि प्रोवाइड करते हैं, ऑलवेज सप्लाई माना जाता है। याद है बेटा? कंसेप्ट ये है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 3 में क्लियरली मना किया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, अब डायरेक्टर यदि एम्प्लॉय है, डायरेक्टर यदि एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय कब होगा? यदि वो मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑल टाइम डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑल टाइम डायरेक्टर है तो वो फुल टाइम एम्प्लॉय हो गया, और जब एम्प्लॉय हो गया तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये आपने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। समझ में आ गई बात? लेकिन जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, शायद मैंने उस समय ये वर्ड यूज किया था, आपको ध्यान हो तो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपने एम्प्लॉयर से जो भी अमाउंट मिलेगी तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में डालो ही मत। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है। डायरेक्टर वर्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि डायरेक्टर यदि एम्प्लॉय है, मतलब यदि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या ऑल टाइम डायरेक्टर है, यदि वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ही आएगा। समझ में आ गया? ये अपन इनकम टैक्स एंगल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कनेक्ट कर रहे हैं विद द जीएसटी। मतलब यदि आपने मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल टाइम डायरेक्टर बोला, मतलब आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में तो आपने सप्लाई नहीं माना, तो वहां पे आपने सप्लाई तो नहीं माना, लेकिन यहाँ पे क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आएगी इनकम। क्योंकि आपने सप्लाई क्यों नहीं माना? क्योंकि वो एम्प्लॉय है। और यदि आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय को जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा किसके अंदर आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। और यदि किसी को ये कनेक्टिविटी समझ नहीं आ रही तो इग्नोर इट, डायरेक्टली पॉइंट याद कर लो कि आपके लिए चैप्टर डायरेक्टर का नहीं है, ये चैप्टर एम्प्लॉय का। तो आप डायरेक्टर हो या नहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे तो ये देखना पड़ेगा कि आप फुल टाइम एम्प्लॉय माने जाओगे नहीं माने जाओगे। तो ये डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है या ऑल टाइम डायरेक्टर है? तो उसको आप क्या बोलते हो? जल्दी बोलो। फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और यदि आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो तो आपका टीडीएस लगेगा, और टीडीएस लगेगा, आप एम्प्लॉय माने जाओगे, तो आपकी जो भी रेम्यूनरेशन होगी किस में जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। बोलो, इनकम फ्रॉम सैलरी। कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, जो आना भी चाहिए, वाजिब है, क्यों परेशान? क्या डाउट आया? देखो, इनकम है ना, टैक्स ले लेना। क्यों परेशान कर रहा है कि सैलरी है या एचपी है या पीजीबीपी, क्या अलग करना? इनकम तो इनकम होती है ना, तो ले लेना टैक्स।
क्यों करता रहे परेशान? समझ में आई बात? अरे क्या करना है कि सैलरी होगा या एचपी होगा या पीजीबीपी होगा, जो भी होगा, आप कुछ कहीं जाते हो खाने के लिए, आपको समझ में नहीं आया तो पीछे बोलता है पेट में जाएगा ना, पूछ क्यों रहा है, खा लेना, कुछ भी हो खा ले। और वेजिटेरियन वाली शादी में आया तो वेजिटेरियन ही होगा, नॉन वेजिटेरियन तो है नहीं जो दिमाग लगा, तो ये सब बढ़िया, खा ले खा ले, कोई भी चीज जली हुई हो, क्या दिमाग लगाता है इसमें कि ये या ये वो नहीं है, क्यों अपन दिमाग खराब करे? समझ में आ रही बात? क्यों से समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिमाग करना, ये दिमाग खराब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सैलरी के प्रोविजंस अलग है, पीजीबीपी के प्रोविजंस अलग है और कैपिटल गेन के प्रोविजन अलग है, एचपी के अलग है। मतलब यदि आपकी एचपी इनकम होगी तो अलग प्रोविजन लगता है, सैलरी है तो कैलकुलेशन अलग होती है, अदर सोर्सेज तो कैलकुलेशन अलग होती है। तो बेसिकली कैलकुलेशंस के प्रोविजन अलग होने की वजह से आपको बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आपकी इनकम कौन से ऐड में आ रही है। ऐसा नहीं है जय माता दी डाल दो, इनकम तो इनकम होती है ना 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 ना, आपको क्लासिफाई करना भी आना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सैलरी का ट्रीटमेंट अलग है, एचपी की इनकम कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, पीजीबीपी का कैलकुलेशन अलग है, अदर सोर्सेज का अलग है, कैपिटल गेन का अलग है। इसका मतलब जय माता दी नहीं चलेगा, हमें प्रॉपर्ली रूल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने रूल बना रखा है। क्या रूल बना रखा है जल्दी बोलो? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या रट्टा मारना है? रट्टा मारना ही नहीं है। डायरेक्टर यदि फुल टाइम एम्प्लॉई है, डायरेक्टर कौन सा है जल्दी बोलो बेटा? फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यदि मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑल टाइम डायरेक्टर है तो फुल टाइम डायरेक्टर हो गया, फुल टाइम एम्प्लॉई हो गया, तो फिर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कवर। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3, ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर, यदि कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यदि अपॉइंट किए जाते हैं, किन के द्वारा बेटा? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट के द्वारा यदि कोई भी ऑफिशियल लिक्विडेटर यदि अपॉइंट किए जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाते हैं, उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी वो इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर टैक्सेबल होगा। थर्ड पॉइंट, कोई डाउट? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4, दैट इज अ मैनेजर। मैनेजर समझ में आता है? जैसे होटल्स होते हैं, होटल के अंदर भी मैनेजर होते हैं, हर जगह मैनेजर होते हैं। आप किसी भी, मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि बात करोगे, जैसे होटल हो गया या आपका फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट हो गया या फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी कंपनी हो गई, तो किसी भी बिजनेस के अंदर यदि आप बात करोगे तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए आप एक क्या करते हो? जीएम, जनरल मैनेजर, मैनेजर, जो भी आपको पोस्ट देनी होती है आप दे देते हो। और जनरली क्या होता है? ह्यूमन बीइंग होता है। क्या होता है? और कभी समझ में नहीं आया तो खुद को देख लेना। एक तो तुमने फीस दी है फिर भी क्लास में नहीं आते, और कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता। समझ में आ रही बात? तो वो कौन? मैनेजर। तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। इंसान तो नालायक होता है। इंसान तो क्या होता है? नालायक। तो काम करने के लिए क्या किया जाता है? सैलरी दी जाती है। क्या दी जाती है? लेकिन सैलरी का एक्साइटमेंट थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही है, अच्छा करूं बेकार करूं, बेकार करूं अच्छा करूं, अच्छा करूं बेकार करूं, मिलना तो वही 1 लाख रुपीज पर मंथ, 20,000 रुपीज पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ या 2 लाख रुपीज पर मंथ, जो भी मेरी सैलरी उतना ही मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा क्यों करूं? इंसेंटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये इंसेंटिव हर बिजनेस के अंदर अलग अलग बना दिए जाते हैं। कई जगह आप फिक्स कर देते हो कि ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होगा या फिक्स इंसेंटिव होगा, लेकिन इंसेंटिव का मतलब एम्प्लॉय नहीं रहा ऐसा नहीं होता। समझ में आया? क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि मैनेजर अपॉइंट किया गया, उसका सैलरी 1 लाख रुपए महीना और उसको बोला गया कि प्रॉफिट का 10% रखिएगा। और जनरली होटल इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल होता है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री के जो मालिक है कभी होटल जाते ही नहीं है। वहां पे जो जीएम होता है, जीएम जनरल मैनेजर, वही सब कुछ होता है, देखता है। अब जीएम को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे कि जीएम को लगे दिस इज माई होटल, बिलिंग डालनी पड़ती है ना, उसको कैसे लगेगा मेरा होटल है भैया, प्रॉफिट का 10% मेरी भी तो जाएगा ना, 10%, 5%, 20%, वो तो जो भी उनको अपनी पॉलिसीज बनानी है टर्नओवर के आधार पे या प्रॉफिट के आधार पे। तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग आप करते हो, ये जो फॉर एग्जांपल आप टर्नओवर का परसेंटेज जो आप इंसेंटिव देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक बन गया, रहा एम्प्लॉई। तो यदि आप मैनेजर फिक्स सैलरी पे हो, मैनेजर फिक्स सैलरी के साथ प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हो, तो आप रहोगे एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई का मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाएगा जो भी आपको अमाउंट रिसीव्ड होगी। मैंने ये समझाने के लिए एग्जांपल दिया है पॉइंट नंबर 4। आपने पार्टनरशिप पढ़ा है कभी?
पार्टनरशिप फर्म के अंदर कौन होता है? पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉय। पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स आर द ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ओनली अकाउंटिंग के पर्पज के लिए। किसने अकाउंटिंग पढ़ी 11th और 12th? शायद 12th में आती है पार्टनरशिप फर्म। 12th क्लियर है? तो ये 12th एरिया क्लियर है। और पार्टनरशिप फर्म की यदि आपने अकाउंटिंग करी होगी तो आपको याद आ रहा होगा, पार्टनरशिप फर्म की जब अकाउंट्स पढ़ते हो तो उसमें लिखते हो टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी वर्ड यूज करते हो। ठीक है, अकाउंटिंग एक अलग चीज हो गई। क्या हो गई? अकाउंटिंग एक अलग चीज हो गई। लेकिन वैसे यदि अपन नॉर्मली यदि बात करें तो पार्टनर क्या एम्प्लॉय है? क्या पार्टनर एम्प्लॉय है? पार्टनर तो मालिक है। वो तो ठीक है कि अपन अकाउंटिंग के अंदर एक कंसेप्ट रखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग एंटिटी है, ऐसा मान के अपन अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए अपन उनको सैलरी वर्ड बोलने में आ जाता है, लिखने में आ जाता है, टू सैलरी टू पार्टनर। लेकिन पार्टनर को सैलरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो एम्प्लॉय है। तो इस समय पार्टनरशिप फर्म के जो भी पार्टनर्स है उनको जो भी सैलरी मिलेगी वो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दे आर द ओनर्स। तो उनको जो भी रेम्युनरेशन मिलेगी किस में जाएगी? पीजीबीपी। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात बेटा? समझ में आ रहा है बेटा एवरीवन? एमएलए, एमएलए का नाम सुना है? एमपीज, एमएलएज, मेंबर ऑफ पंचायत। तो ये आपको पता होगा इनकी भी रेम्युनरेशन होती है। ये शायद 5th 6th और 7th पे पढ़ा होगा शायद आपने। और जब फिर बड़े होते हो तो आपका देखने का मन भी करता है कि उनको कितना अमाउंट मिलता है। तो ठीक है, वो अपने लिए मतलब नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तो पार्लियामेंट के मेंबर पता है सबको? एमपी। स्टेट लेवल पे क्या होते हैं? एमएलएज होते हैं। तो एमएलएज और एमपीज को भी बोलने में आता है सैलरी। आप ये बोल सकते हो एमपी इज द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। क्या वो एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट है? जनरली एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, किसी के दिमाग में आ सकता है हमने भारतीय संविधान में पढ़ा है कि ये सब लोग पब्लिक सर्वेंट है, वो एक अलग चीज है। पुलिस ऑफिसर के लिए भी बोला जाता है, पुलिस ऑफिसर अलग है। लेकिन एमपी एक पोस्ट होल्ड करता है, वो अलग है। उसको आप ठीक है बोलने के लिए ही आएगा सैलरी टू एमपी, सैलरी टू एमएलएज। तो बोलने के लिए ही आता है कि आपने मतलब एमपी को सैलरी मिलती है, एमएलए को सैलरी मिलती है, फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन क्या वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है? क्या वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है? वो खुद ही गवर्नमेंट है यदि वो पावर में हो तो। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पॉइंट नंबर 6, एमपीज या एमएलए को जो भी सैलरी मिलती है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं माने जाते, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं माने जाते, इसलिए वो इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आवाज नहीं आ रही, कहां जाएगा? पॉइंट नंबर 6 समझ में आ रहा है सबको? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही। पॉइंट नंबर 7, ट्रेजरर ऑफ ए बैंक। ट्रेजरर ऑफ ए बैंक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये जनरली जो बैंक के जो ट्रेजरर होते हैं वो एम्प्लॉइज माने जाते हैं। तो ट्रेजरर का मतलब ये हुआ कि वो आप एम्प्लॉय की पोस्ट पे आप होल्ड करते हो, आपने थर्ड पार्टी को असाइन नहीं कर रखा है। तो यदि यहाँ पे इन्होंने दोनों बातें बोली, यदि बैंक, यदि ट्रेजरर यदि बैंक का एम्प्लॉय है तब तो क्या होगा? सैलरी के अंदर जाएगा। और ये ट्रेजरर एक इंडिपेंडेंट आपने किसी को असाइन कर रखा है तो उस केस में भी वो एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय नहीं है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई कंफ्यूजन? जल्दी तो नहीं हो रहा ना बेटा? सबको समझ में आ रहा है क्लास में? एवरीवन कंफर्म? आगे बढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर 8 पे। पर्सन कैरी ऑन द प्रोफेशन और वोकेशन। सर प्रोफेशन का मतलब हो गया कि बिजनेस और प्रोफेशन, वो तो बिजनेस समझ में आता है कि माल बेचना, खरीदना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। या प्रोफेशन का मतलब हो गया लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या एडवोकेट या आर्किटेक्ट। सर वोकेशन का मतलब क्या हो गया? तो मुझे नहीं आता। डांस की स्टेप, तो ये डांस हो गया, या ये इधर समझ में आ गया, कुकिंग हो गया, समझ में आ गया, ये सब क्या हो गया? एडवेंचर एक्टिविटीज हो गया। कोई कंफ्यूजन?
तो प्रोफेशनल और वोकेशन से जो भी आपकी इनकम आएगी, मतलब ये कि आप डांस क्लासेस चलाते हो, आप फॉर एग्जांपल कुकिंग क्लासेस चलाते हो, आप कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस करते हो या कोई सीएस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये किस में जाएगा? सिर्फ पीजीबीपी जाएगा, नजर पता है तो इसमें आएगा ये पीजीबीपी। कोई डाउट है? पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? इनकम फ्रॉम टिप्स। टिप्स मिलती है क्या? जनरली होटल और रेस्टोरेंट में मिलती है, वेटर को मिलती है, वेटर या वेट्रेस। तो यदि आप होटल, यदि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको पता होगा, गए होंगे, तो आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ भी खाया, क्या खाया? पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, चाउमीन, डॉट 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 डॉट। फिर क्या करते हो आप? 1 रुपए मजे लेने के लिए, तो आपका बिल बना फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का, तो आपने 500 रुपए दे दिए और वेटर को 1 रुपए की टिप दे दी। कॉफी खा ले जाके, ऐसे बच्चा बोल रहा है, मैंने जानबूझ के 1 रुपए बोला, कौन देता आज के जमाने में 1 रुपए की टिप, इसलिए बोला मैंने। तो 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो। आपने क्या किया? वेटर को अलग से टिप दे दी। देते या नहीं देते? अलग से टिप होती है नहीं होती है? ये जो वेटर है, ये जो पर्सन है जिसको आपने टिप दी होटल में या रेस्टोरेंट में, वेटर को सैलरी मिलती होगी रेस्टोरेंट से, फॉर एग्जांपल वो सैलरी पे 15,000 की सैलरी पे, तो 15,000 की सैलरी तो मिलती मिलती, वहां पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, एग्जाम्पल जो देते ही नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो टिप देते हैं, बहुत लोग होते हैं जो टिप नहीं देते, तो उसके बाद क्या होता है? 5-6 हजार की टिप आ जाती है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसको 15,000 की सैलरी मिलती है एम्प्लॉय से, और वही एम्प्लॉयर से, सॉरी, और वही तो कस्टमर्स आते हैं, वो क्या करते हैं? टिप दे देते हैं, और वो टिप पूरे महीने के अंदर 5-6 हजार रुपए की हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 5-6 हजार रुपए का जो टिप मिल रहा है फ्रॉम द क्लाइंट और कस्टमर, ये किस में जाएगा? ये सैलरी नहीं है, क्योंकि सैलरी के अंदर वही अमाउंट आती है जो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिले, और ये 5-6 हजार रुपए का टिप आपको एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा। किससे मिल रहा है? कि आपको क्लाइंट से मिल रहा है, अदर बंदों से मिल रहा है, अदर कस्टमर से मिल रहा है। तो ये नहीं, 15,000 का जो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर से मिला, वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, लेकिन जो 5-6 हजार का जो टिप है, वो टिप इसमें नहीं जाएगा। वो कहां जाएगा? जल्दी बोलो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहां जाएगा? जल्दी बोलो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 9 पॉइंट भी क्लियर हो गया। आईटीसी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अंदर ही डिसीजन लिया गया था, वो मैंने बता दिया, ये भी समझ में आ गया, कॉमन सेंस में ही था। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 10, सैलरी रिसीव्ड बाय जजेस। जजेस मतलब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट ही होता है भैया, नहीं, लेकिन उनको भी सैलरी की ही अकाउंट में मतलब अमाउंट आती है, मतलब सैलरी अकाउंट ओपन होता है, उनको सैलरी मिलती है। तो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये जितने भी जजेस है मिलती इनको सैलरी है, लेकिन इनको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं बोल सकते, वरना वो गवर्नमेंट के नीचे आ जाएंगे। यदि आपको याद हो, याद होना भी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग बॉडीज बना रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग और जुडिशरी अलग, ये शायद पता होगा आपको। और बार न्यूज़पेपर के अंदर आता भी है, मोदी जी ज्यादा इंटरफियर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी, भैया वो आपका काम ही नहीं है। आप इनको भी कंट्रोल करोगे? कैसे कंट्रोल करोगे? सुप्रीम कोर्ट है भैया, वो इंडिपेंडेंट है भैया आपका, फिर तो आपकी तानाशाही हो गई। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो बोलने के लिए जो कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी सैलरी बोलते हैं, सैलरी मिलती है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस उसको आप इनकम फ्रॉम सैलरी क्या बोला गया? इवन दे डोंट हैव द एम्प्लॉयर, इनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, नहीं है ना? और आप ये थोड़ी बोल सकते हो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर नहीं है, बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के काम ही नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। यदि याद नहीं है तो आज घर जाके वापस से देख लेना, आपको याद रहेगा भारतीय संविधान के अंदर जुडिशियल बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल सेपरेट पावर दिया हुआ है उसको, वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। इसके अंडर में नहीं आता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आता, वो अलग है, वो लॉ बनाने वाले लोग हैं, लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव को डिसाइड करने वाले लोग हैं। समझ में आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लॉ नहीं बनाते, लॉ को डिसाइड करने वाले लोग, लेजिस्लेटिव। समझ में आ गया? तो ये एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय नहीं। तो जजेस एम्प्लॉय नहीं है, तो उनकी सैलरी किसके अंदर जानी चाहिए? लॉजिकली जानी चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। किसमें जानी चाहिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। फिर जजेस ने बोला भैया सैलरी वालों को फायदा मिलता है,
आपने भी कभी सुना होगा सैलरी वालों के लिए ये बेनिफिट मैं सैलरी वाला चैप्टर पढ़ूंगा, तो जजेस ने बोला कि माना कि हम एम्प्लॉय तो नहीं है, ये बेनिफिट तो हम भी लेंगे सैलरी वाले जो मिलते हैं। तो इसलिए परक्विजिट वाले नहीं, टैक्सेबिलिटी के पर्पज के लिए। इसके लिए आपको जो परक्विजिट देना, आपको पता है कि जो आरजेएस होते हैं, जो भी जजेस होते हैं, उनको परक्विजिट तो सारे मिलते हैं, तो वो परक्विजिट की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो फैसिलिटीज मिलनी है, जो सैलरी मिलनी है, तो मिलनी है, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या होता है, डिडक्शन ज्यादा मिल जाता है, आपकी इनकम टैक्सेबिलिटी कम होती है। इसलिए इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाती है। क्या बेटा, जजेस को जो भी सैलरी मिलती है, एम्प्लॉय नहीं होने के बावजूद भी, उनका कोई एम्प्लॉय नहीं होने के बावजूद भी, वैसे उनकी सैलरी जानी चाहिए अदर सोर्सेज में। लेकिन एक केस है, उसके अंदर डिसाइड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का ही कि हमारी जो भी इनकम आएगी वो सैलरी एड के अंदर टैक्सेबल होगी, इवन वी आर नॉट एम्प्लॉय तब भी। और ये केस है आपका जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? उनमें उनका यही लॉजिक था कि ठीक है, हम डायरेक्टली एम्प्लॉय के अंदर नहीं आते, लेकिन भैया हमें एम्प्लॉय वाले सारे टैक्सेबिलिटी वाले बेनिफिट चाहिए, क्योंकि सैलरी के अंदर क्या होता है, टैक्सेबिलिटी के लिए कुछ डिडक्शन मिलता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सैलरी वाले चैप्टर के अंदर, तब आपको बात समझ में आएगी। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? और मुझे लगता है ये 10 पॉइंट्स आपको समझ में भी आ गए और याद भी हो।